Hello everyone. Today we are going to solve previous year questions of molecular biology December 2023. ये दोनों शिफ्ट के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2023 ईयर का भी करेंगे, 2024 का भी करेंगे। तो ये कुछ बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आज के वीडियो में हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन स्टैंड ऑफ अ पैलिंड्रोमिक डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज composed of this sequence. Which one of the following forms of nucleic acid structures will be adopted in the water if sense and antisense strands are mixed in equal proportion followed by annealing? यहाँ पे जो annealing वर्ड दिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। वन स्टैंड ऑफ अ palindromic double stranded DNA is composed of the sequence. Which one of the following forms of nucleic acid structure will be adopted in water if the sense and antisense strands are mixed in equal proportion followed by annealing? annealing जो होता है वो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। annealing प्रोसेस में हम जो हमारे पास दो स्टैंड होते हैं, वो दोनों स्टैंड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग annealing कहते हैं। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है अगर हम आगे से रीड करें तो भी सेम हो और उधर से रीड करें तो भी ये दोनों सीक्वेंस सेम आए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ए फॉर्म ऑफ डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड। सेकंड ऑप्शन है बी फॉर्म, थर्ड है जेड फॉर्म। अगर आप लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि जो हमारा ए स्टैंड ऑफ डीएनए होता है वो हमेशा डिहाइड्रेशन की वजह से बनता है। जो हमारा बी स्टैंड होता है, अगर हम बी स्ट्रैंड का डिहाइड्रेशन कर दें, मतलब वाटर हम लॉस करा दें, तो वो जो डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है वो ए फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे वाटर की बात की जा रही है तो जाहिर सी बात है ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी और जेड में जेड फॉर्म के लिए स्पेसिफिक चीजें चाहिए होती हैं उसको। तो यहाँ पे जीसी कंटेंट उसका हाई होना चाहिए। यहाँ पे जीसी है लेकिन इतना हाई भी नहीं है। और यहाँ पे देखो, दिस फॉर्म कैन अकर अंडर सर्टेन कंडीशन सच एज हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए होता है। और स्पेसिफिक सीक्वेंस मैंने आपको बताया जिसमें जीसी 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 ऐसे करके एक सीक्वेंस होना चाहिए जेड डीएनए के लिए। और ये लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करता है जिगजैग मैनर में। और ऑल्टरनेटिंग सिन एंड एंटी कन्फर्मेशन ऑफ द बेसिस भी प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजें जो जेड डीएनए के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए होता है। तो जेड डीएनए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और ये बोथ रिमेन सिंगल स्टैंड नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी अनीलिंग करा दी है। तो इसलिए हमारा जो है सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओवर बाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कॉज्ड बाय। ओवर बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये हमारे पास रेप्लिकेशन फॉक होता है। सबसे पहले यहाँ पे डीएनए हेलिक्स आकर के बाइंड करता है। डीएनए हेलिक्स क्या करता है इस रेप्लिकेशन फॉक में, जो ये पीछे यहाँ पे जो बन गया है कंपाइल्ड फॉर्म में, इसी को हम कहते हैं ओवर बाइंडिंग। इसे हम कहते हैं ओवर बाइंडिंग। मतलब कि ये हो गई है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ये पॉजिटिव सुपर कॉइल हो गया है। किसकी वजह से हुआ? तो हेलिकेस की वजह से होता है। और जब अगर हम इस सुपर कॉइलिंग को अगर हटाते हैं तो वहां पे टोपो आइसोमरेज आता है, या फिर आप उसे गायरेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में हेलिकेस और गायरेज यहाँ पे लिखा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
Next question ID 30. P bodies are discrete cytoplasmic collection of the RNAs and protein that are involved in. तो ये हमारे साइटोसॉल में कुछ ऐसे से करके बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल मेम्ब्रेन उसमें या सेल वॉल कुछ ऐसे मेम्ब्रेनस नहीं होती हैं, वो बस नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं और वो आरएनएस और प्रोटीन की बनी होती हैं। तो यहाँ पे इस पी बॉडी में एमआरएनए का डिग्रेडेशन होता है, डीकैपिंग होती है और डी एडेनाइलेशन होता है। जैसे यहाँ पे एमआरएनए की आपको पता है 5 प्राइम पे कैप लगी होती है और जो यहाँ पे 3 प्राइम है उस पे पॉली ये टेल लगी होती है। तो ये टेल रिमूव होती है, हेड भी रिमूव होता है। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा होता है? पी बॉडीज में। तो यहाँ पे डी एडेनाइलेशन, डी कैपिंग एंड एमआरएनए डिग्रेडेशन, ये तीनों प्रोसेस होती है हमारी पी बॉडीज में। Next question ID 31. Which one of the following function is not facilitated by the tmRNA? tmRNA के नाम में समझ में आ रहा हो कि इसमें दो चीजें हैं, एक तो tRNA है और दूसरा है mRNA। जो tRNA होता है वो हमारे tRNA की तरह फंक्शन करता है और जो ये mRNA है वो भी नॉर्मली mRNA की तरह फंक्शन करता है। ये दोनों कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब नॉर्मल बॉडी, हमारी नॉर्मल जो बॉडी में ट्रांसलेशन हो रहा होता है, हमारी सेल में जो ट्रांसलेशन हो रहा होता है वो राइबोसोम ट्रांसलेशन कराता है। लेकिन बाई चांस ये जो एमआरएनए है, अगर मान लो कि कट हो गया कहीं से, किसी की वजह से इसका डिस्ट्रक्शन हो गया यहाँ पे, तो इस एमआरएनए को रिमूव कराने का काम होता है टीएमआरएनए का। ये इसका फर्स्ट फंक्शन होता है। तो रिमूव द हॉल्टेड एमआरएनए सेगमेंट। उसके बाद राइबोसोम का काम भी तो रुक जाएगा। जब राइबोसोम यहाँ पे पहुंचेगा इस पॉइंट पे, तो राइबोसोम का फंक्शन भी रुक जाएगा। तो उसके फंक्शन को दोबारा से रीस्टार्ट कराने का काम भी टीएमआरएनए का होता है। टीएमआरएनए को अगर हम स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें तो कैसा दिखेगा? ये राइबोसोम था यहाँ पे, ये मान लो कि यहाँ पे आके हॉल्ट हो गया, तो टीएमआरएनए वो आएगा, वो टीआरएनए की तरह भी दिखता है, प्लस ये ऐसा दिखेगा आपको। तो यहाँ पे टीआरएनए का फंक्शन भी करता है वो, यहाँ पे अमाइनो एसिड इसके यहाँ पे लगा होगा, जैसे एलेनिन, मान लो यहाँ पे एलेनिन का कोडॉन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे एलेनिन का टीआरएनए आएगा। और यहाँ पे ये एमआरएनए भी प्रेजेंट होता है, तो वो इसी के एमआरएनए को टेम्पलेट स्टैंड मान करके इसी की आगे प्रोसेसिंग शुरू होती है। तो रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एडिशन ऑफ अ स्टॉप कोडॉन एट द थ्री एंड ऑफ द डिफेक्टिव और ट्रंकेटेड एमआरएनए। जो यहाँ पे हमारा एमआरएनए ट्रंकेटेड हो गया था, उसके यहाँ पे हमने स्टॉप कोडॉन नहीं लगाया था। हमने यहाँ पे इसी एमआर जो टीएमआरएनए का जो एमआरएनए था, हम उसी को आगे ट्रांसलेट करने लगते हैं। यहाँ पे कोई स्टॉप कोडॉन लगा के इसकी प्रोटीन सिंथेसिस हमने रोकी नहीं थी। तो ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा इसका आंसर होगा। सेकंड पढ़ लेते हैं। एडिशन ऑफ प्रोटियोलिसिस इंड्यूसिंग टैग एट कार्बोक्सी टर्मिनस ऑफ अनफिनिश्ड पॉलीपेप्टाइड, ये ठीक है। रिलीज ऑफ डिफेक्टिव और ट्रंकेटेड एमआरएनए फ्रॉम द राइबोसोम, ये बता दिया आपको मैंने। रिसाइकलिंग ऑफ द स्टॉल्ड राइबोसोम, तो ये भी कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 32। RNA polymerase is an enzyme that transcribes DNA sequences into RNA. Which of the following is not a property of RNA polymerase? RNA polymerase जो होता है उसका मेन फंक्शन किस पर बेस्ड होता है? तो उसको एक टेम्पलेट स्टैंड चाहिए होता है। उसको टेम्पलेट चाहिए होता है जिसको देख करके वो यहाँ पे आके रीड करता हुआ आगे जाता है। ये भी 5:3 ही रीड करता है। मेन डिफरेंस आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज में ये है कि आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है, डीएनए पॉलीमरेज में प्राइमर की जरूरत होती है। ऑप्शंस रीड करते हैं। आरएनए पॉलीमरेजेस इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस विदाउट प्राइमर्स दैट प्रोवाइड अ फ्री 3 प्राइम ओएच ग्रुप। तो यहाँ पे 3 प्राइम ओएच ग्रुप होगा, ये प्राइमर नहीं है, ये जो है आरएनए पॉलीमरेज ने खुद से ही यहाँ पे सिंथेसिस की है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे बोला गया है प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती, कोई करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमरेजेस हैव हाई फिडेलिटी। हाई फिडेलिटी तो बिल्कुल होती ही नहीं है। अगर आरएनए पॉलीमरेज के पास हाई फिडेलिटी होगी तो हम डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो ऑप्शन पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। इन यूकैरियोट्स, RNA that encodes ribosomal protein is transcribed by
आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो यहाँ पे आरएनए की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड यहाँ पे करेक्ट है। आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम डिफाइंड रीजन्स ऑफ द डीएनए, तो ये भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन इसमें पूछा था नॉट अ प्रॉपर्टी, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये यहाँ पे मैंने टीएमआरएनए के बारे में इसका फंक्शन लिखा हुआ है। राइबोसोम रिसाइकलिंग का फंक्शन होता है, प्रोटीन की डिग्रेडेशन का फंक्शन होता है। टीएमआरएनए रिलीजेस राइबोसोम्स दैट आर स्टक ऑन प्रॉब्लमैटिक मैसेंजर, जो कि यहाँ पे रिलीज ऑफ लिखा था यहाँ पे ट्रंकेटेड एमआरएनए फ्रॉम द राइबोसोम। और जो रिसाइकलिंग करता है, ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे लिखा था इसका, यही वाला यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है। प्रोटीन डिग्रेडेशन का भी काम होता है। टीएमआरएनए टारगेट्स इनकम्प्लीट सिंथेसाइज्ड पेप्टाइड्स फॉर डिग्रेडेशन। टीएमआरएनए इज अ, यहाँ पे मैंने बोला आपको इनकम्प्लीट सिंथेसाइज पेप्टाइड फॉर डिग्रेडेशन, इनकम्प्लीट जो होता है उसको डिग्रेडेशन के लिए वो लेके जाता है। टीएमआरएनए इज अ हाइब्रिड मॉलिक्यूल दैट एक्ट एज बोथ अ ट्रांसफर आरएनए एंड एमआरएनए, ये भी ठीक है। It's involved in a process called translation, which is a quality control pathway in bacterial protein. Translation का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो है वो पहले से ट्रांसलेशन कर रहा था। यहाँ पे अगर हमारा एमआरएनए जो है कट गया है बाई चांस, यहाँ पे पहले से टीआरएनए प्रेजेंट था, लेकिन जब हमारा एमआरएनए यहाँ पे कट गया है तो यहाँ पे टीएमआरएनए आता है। टीएमआरएनए का ये स्ट्रक्चर हुआ, ये उसका टीआरएनए हो गया, ये इसका एमआरएनए हो गया। तो ये ट्रांसलेशन के ऊपर ट्रांसलेशन साइड में करता है, तो ये ट्रांसलेशन इसे कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी 83। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट एमआरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग के बारे में बताई गई है। ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ सिस एक्टिंग ब्रांच पॉइंट साइट or branch point sequence present near 3 prime end of each axon is essential for splicing। ये सब तो पूरा ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिस एक्टिंग रहता है, ब्रांच पॉइंट पर ही रहता है, 3 एंड के नियर रहता है। यहाँ पे एक्सॉन नहीं, यहाँ पे इंट्रॉन इज एसेंशियल फॉर स्प्लाइसिंग होता है। इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्प्लाइसिंग, ए ऑप्शन हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो गया यहाँ पे। In the first step of splicing reaction, 2' OH of the conserved U at the branch site act as a nucleophile to attack the phosphoryl group of the conserved G in the 5' split site। तो यहाँ पे यूरेसिल नहीं, एडेनिन प्रेजेंट होता है ब्रांच पॉइंट पे, तो हमारा बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। The newly liberated intron adapts shape of a lariat due to joining of the 5' end of the intron to the branch point। तो यहाँ पे लैरिएट स्ट्रक्चर के बारे में बात की जा रही है। लैरिएट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इन दोनों में था। यहाँ पे बी ऑप्शन गलत हो चुका है हमारा, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा जाएगा। ड्यूरिंग दिस स्प्लाइसिंग प्रोसेस देयर इज नो नेट गेन इन द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, कोई गेन नहीं होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। PRP22 is a dead box helicase required for stripping the spliced mRNA from the speciosome। तो जो हमारा mRNA स्प्लाइस्ड हो चुका है उसको अलग करने में PRP22 जो है डेड बॉक्स हेलिक्स जिसे हम कहते हैं वो उसका फंक्शन होता है। तो यहाँ पे CDE ऑप्शन जो है करेक्ट है। ये यहाँ पे स्प्लाइसिंग प्रोसेस, यहाँ पे मैंने फोटो लगा रखी है। यहाँ पे ये दो एक्सॉन आप देख सकते हो, दोनों सेम फोटोग्राफ है, बस इसमें ये है कि जो यहाँ पे एंजाइम्स का रोल प्ले होता है U1 U2 U3, U3 नहीं होता, U4 U5, ये रहे सारे U, इसमें U3 नहीं होता, ये आपको याद रखना है। स्प्लाइसिंग में U3 नहीं हम पढ़ते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। U3 का फंक्शन यहाँ पे कोई नहीं होता, U3 होता ही नहीं है। और यहाँ पे जो दे रखा है देखो, ब्रांच पॉइंट में यहाँ पे क्या है, एडेनिन है, और जो 3' स्प्लिस साइट है वो किसकी है, तो ये इंट्रॉन की साइट है। ये जो यहाँ से यहाँ तक बना हुआ है पूरा इंट्रॉन है, ये जो दो डार्क ब्लू कलर के वो एक्सॉन है। और ये यहाँ पे लैरिएट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसका अगर आपको प्रोसेस पढ़ना है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की न्यू सीरीज शुरू होगी, उसमें पढ़ेंगे। Given below is the structure of a gene whose transcription is terminated in a row independent manner।
ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, रो डिपेंडेंट और रो इंडिपेंडेंट। यहाँ पे रो इंडिपेंडेंट की बात की गई है। व्हेन द टर्मिनेशन इज ऑपरेशनल द शॉर्ट ट्रांसक्रिप्ट ऑफ 150 बेस पेयर इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन इट इज नॉट ऑपरेशनल अ लॉन्ग 200 base pair is formed. A researcher generated several mutations in the termination region and examined the transcripts obtained. उन्होंने ये सारे म्यूटेशंस यहाँ पे किए हैं, फिर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे 150 बेस पेयर का भी बना और 200 बेस पेयर का भी बना। आपको इसमें से ये बताना है कि इन चारों में से कौन से में 150 बेस पेयर का लंबा एमआरएनए मिला है और कौन से में 200 बेस पेयर का लंबा एमआरएनए मिला है, मतलब किसमें लॉन्ग मिला है किसमें शॉर्ट मिला है, क्योंकि जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे वो लॉन्ग और शॉर्ट में दिए हुए हैं। इसको बताने से पहले आप एक बार रो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बारे में जान लीजिए। ये यहाँ पे जो फैक्टर इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर है, ये हमारा जो है रो इंडिपेंडेंट है। तो रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन में यहाँ पे हेयर पिन लूप का फॉर्मेशन होता है, ये फर्स्ट आपको पॉइंट याद रखना है। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो टर्मिनेशन यहाँ पे हो रही होती है तो डीएनए में जब बहुत सारे एडेनिन का यहाँ पे होता है तो उसको रीड करके यहाँ पे बहुत सारे यूरेसिल हमारे आरएनए में लग जाते हैं, जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाता है। तो टर्मिनेशन के लिए बेसिकली दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो ये हेयर पिन लूप का स्ट्रक्चर चाहिए और दूसरा यहाँ पे जो बेस पेयरिंग है वो ए यू की बेस पेयरिंग चाहिए। उसकी वजह से जैसे ही अगर हमें यहाँ पे हेयर पिन लूप मिल जाएगा, बेस पेयरिंग मिल जाएगी तो टर्मिनेशन हो जाएगा, और टर्मिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पे शॉर्ट एमआरएनए मिल जाएगा, क्योंकि वो जल्दी जल्दी टर्मिनेट करेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास हेयर पिन लूप ब्रेक हो चुका है, जैसे ये यहाँ पे हेयर पिन लूप था जो कि ब्रेक हो चुका है, या फिर दोनों में से कोई एक भी होगा, जैसे यहाँ पे यूरासिल नहीं मिलेगा तो यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा एमआरएनए है वो काफी लॉन्ग बनता जाएगा जब तक से ये उसको टर्मिनेशन की प्रॉपर्टी ना मिले। अब ऑप्शंस रीड करते हैं। द सीक्वेंस दैट generate द पेयर्ड स्टेम वर altered टू disrupt पेयरिंग। इन्होंने क्या बोला है, जो पेयर्ड स्टेम था मतलब जो हेयरपिन लूप बन रही थी उन्होंने इसको तोड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, फॉलोड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनसेटरी म्यूटेशन टू रीस्टोर पेयरिंग। फिर इन्होंने इसकी म्यूटेशन को ठीक भी कर दिया है, और जब ठीक कर दिया तो जाहिर सी बात है कि जब टर्मिनेशन फैक्टर जो हमारे पास दो थे वो दोनों हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टर्मिनेशन जल्दी होगा और यहाँ पे क्या बनेगी हमारे पास शॉर्ट, मतलब जो ये 150 का वो डी वाला बनेगा यहाँ पे। The sequences that generate the paired stem were altered to disrupt pairing। अब जो यहाँ तीन लाइन लिखी थी यहाँ से यहाँ तक, वो सेम यहाँ से यहाँ तक लिख दी गई है, मतलब डिस्टर्ब कर दिया लेकिन कुछ म्यूटेशन नहीं किया है, तो इसमें जो है लॉन्ग बनेगी। द 8T सीक्वेंस वो ट्रांसफर टू द टेम्पलेट स्टैंड। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड था, टेम्पलेट स्टैंड मतलब जिस पे जिसकी रीडिंग की जा रही थी यहाँ पे, तो जो यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड था उस पे इन लोगों ने क्या किया है, टी लगा दिए हैं 8 बार। तो यहाँ पे जब इन लोगों ने टेम्पलेट पे टी लगा दिए हैं एडेनिन हटा करके, तो जाहिर सी बात है यूरेसिल आकर के बाइंड करेगा नहीं, यहाँ पे यूरेसिल बाइंड नहीं करेगा तो टर्मिनेशन होगा नहीं, टर्मिनेशन नहीं होगा तो यहाँ पे ये भी क्या बनेगा, लॉन्ग बनेगा। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे 8 टी को भी 3 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ 8 टी वो रिप्लेस बाय जीसीसी, फिर इन्होंने जीसीसी से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर भी बन जाएगा हमारे पास लॉन्ग। लॉन्ग हमारा एबीसी बनेगा, एबीसी लॉन्ग जो दे रखा है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आईडी 85। The EIF2 following statements were made about the initiation of translation in the eukaryotes। ट्रांसलेशन ऑफ यूकैरियोट्स के बारे में बताया गया है। द EIF2 facilitates correct recognition and binding of ribosomal subunits। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जो EIF2 है वो राइबोसोम के सब यूनिट को बाइंडिंग कराने में हेल्प करता है, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि EIF2 भी एक्टिवेट्स EIF2 बाय रिप्लेसिंग इट्स GDP विद GTP। तो यहाँ पर जब EIF2 आकर के बाइंड करता है
उन्हें ट्रांसलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इस रीजन को ए रीजन कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको ई कहते हैं। सबसे पहले आकर के यहाँ पे EIF 2 इलोंगेशन इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है, वो जब यहाँ पे पी पे आके बाइंड करता है तो वो इनएक्टिव अगर रहता है तो उसका इनएक्टिवेशन हटा दिया जाता है। कैसे? GTP आकर के बाइंड कर जाता है और GDP जो है वो रिमूव हो जाता है। ये फंक्शन जो है वो करने के लिए आता है EIF 2B, ये आता है। तो ये ऑप्शन जो बी है हमारा करेक्ट है। बी तो इन सब में है, एक इसमें था, ए इसमें था, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बी इन दोनों में है। तो ई भी है, तो ई हमें पता है कि यहाँ पे हमारा ई जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। सी और डी में से हमें कोई एक ऑप्शन को चूज करना है यहाँ पे। The EIF 3 binds to the 60s ribosomal subunit and inhibit its reassociation with the 40s subunit। तो जो ये वाला ऑप्शन हमारा ये भी गलत है। EIF 5 promote association between the 60s ribosomal subunit and 48s। तो 60s और 40s के बीच में जो एसोसिएशन होता है वो EIF 5 ही कराता है। ये जो आपको यहाँ पे EIF 3, 5, ये 2, ये सब जो लिखा हुआ है ये हम लोग इलोंगेशन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं यूकेरियोट्स के केस में। अगर आपको नहीं याद है तो आपको ये याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा हुआ है टेबल में, EIF 2 का फंक्शन 3 का, EIF 1 1A 4E 4A 4G 4F। यहाँ पे ये EIF 2B का भी आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे प्रमोट कराता है GTP एक्सचेंज को। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया था। उसके बाद EIF 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो EIF 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा। ये GTP इज एक्टिवेटिंग प्रोटीन स्पेसिफिक फॉर GTP बाउंड EIF 2 दैट इंड्यूसेस हाइड्रोलिसिस ऑफ EIF 2 बाउंड GTP रिकॉग्नाइज द इनिशिएशन कोडॉन। तो इनिशिएशन कोडॉन को भी ये रिकॉग्नाइज करता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा BDE, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 86 पर। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वर मेड अबाउट रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट अकर्स यूनिडायरेक्शनली विद ओनली वन रेप्लिकेशन फॉर्म। रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये लीडिंग और लैगिंग दोनों तरीके से इसमें स्टैंड होते हैं। इसमें प्राइमर की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, यूनिडायरेक्शनल होते हैं और ये सिर्फ प्लाज्मिड और वायरसेस में देखे जाते हैं। बैक्टीरिया से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन में यूनिडायरेक्शनल बोल रहा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में बोला है ई कोलाई फाज। ई कोलाई की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। इसमें भी ई कोलाई के बारे में बोला गया तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। द प्रोजेनी ऑफ डीएनए दैट मे रेंज सेवरल जीनोम लॉन्ग बिफोर इट इज पैक्ड। ये अगर हमें नहीं भी पता चल रहा है मान लो, उसको साइड में रखते हैं। विद द लैगिंग स्टैंड इज नॉट फॉर्म इन रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। बोला गया है यहाँ पे लैगिंग स्टैंड नहीं बनता है, लैगिंग बनता है। लीडिंग भी बनता है, लैगिंग भी बनता है। हमारा ई भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बचा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से कहीं पे दिया नहीं हुआ तो उसके साथ डी जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए और डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए तो अ प्रोपोर्शन ऑफ एन mRNA इनकोडिंग अ प्रोटीन इज शोन बिलो विद द स्टार्ट कोडन अंडरलाइन। ये स्टार्ट कोडन यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ प्रोपोर्शन ऑफ एन mRNA इनकोडिंग अ प्रोटीन इज शोन बिलो विद द स्टार्ट कोडन अंडरलाइन। यहाँ पे अंडरलाइन तो किया नहीं हुआ, स्टार्ट कोडन यहाँ पे AUG। Which one of the following tRNAs is most likely used for translating the second codon in the open reading frame of the operon? ओपन रीडिंग फ्रेम ऑफ द सेकंड कोडॉन, तो फर्स्ट कोडॉन तो हमारा यहाँ पे AUG हो गया। सेकंड कोडॉन की बात करें तो यहाँ पे UUG ये है। और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, 5:3 डायरेक्शन है। यहाँ पे UUG इसकी बात कर रहे हैं, 5:3 डायरेक्शन में ये कोड किया हुआ है। अगर हम इसे यहाँ पे इसका एंटी कोडॉन में अगर बनाते हैं तो इसका क्या आएगा, AAC ये आएगा एंटी कोडॉन में 5:3 में। 5:3 को अगर हम ऐसे करके लिख लें तो CAA ये आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5:3 दे रखा है हर जगह पे।
तो 5:3 में सी ए ए कहाँ पे आ रहा है? तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं आ रहा, मोस्टली जो है ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है नियरली करेक्ट हो जाएगा। वैसे इनमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, which one of the following nucleic acid with same concentration in the water will form a stable stem loop structure upon annealing by heating and flash cooling on ice? तो यहाँ पे अनीलिंग तो उसी में होगी जिसमें यहाँ पे बेस पेयर जो है वो सेम आ रहे हो, मतलब एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हो। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेस पेयरिंग होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी, अनीलिंग होगी। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को देखें तो सी सी, यहाँ पे जी, सी के साथ जी बेस पेयरिंग कर रहा है, जी के साथ सी कर रहा है, ए के साथ यू कर रहा है, फिर से ए के साथ यू कर रहा है, सी के साथ ए नहीं कर रहा है, एक ऑप्शन इसमें नहीं कर रहा, बाकी यू के साथ यू, यू के साथ यू, ये जो है बीच के जो बच गए वो स्टेम लूप यहाँ पे यू 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 आ जाते हैं, वो बेस पेयरिंग नहीं करते हैं, वैसे पड़े रहते हैं यहाँ पे। बाकी नीचे के जो है स्टेम लूप का स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा दिखता है। यहाँ वाले सारे बेस पेयरिंग कर रहे हैं साइड में, बाकी यहाँ पे जो यू 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 प्रेजेंट है बहुत सारे ऐसे प्रेजेंट है। बाकी अगर आप दोनों में देखेंगे तो इसमें कोई भी जो है बेस पेयरिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जी जी सी बिल्कुल सेम सीक्वेंस है, दोनों के तरफ में जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल सेम दिया हुआ है, कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बन रही यहाँ पे। तो हमारा जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मॉर्निंग शिफ्ट 2023 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।